Hello aspirant, welcome to the online classes of Delhi Career Group. In these classes, we prepare for the NDA 2023 and I am the teacher of NDA Mathematics faculty and today topic is complex number. We know very well that every year 4 to 5 questions are coming from this complex number. 4 to 5 question in each set. ठीक है ना, तो हमें इस टॉपिक को ना स्किप नहीं करना है, इसको फोकस करना है. दिस इज़ वेरी इजीएस्ट टॉपिक इफ़ वी कंसीडर, इफ़ वी गो थ्रू द डीपली इन कॉन्सेप्चुअल वेज, देन दिस इज़ द वेरी इजी कॉन्सेप्ट. ओके, इसमें क्या है ना, बेसिकली मेरे को ये समझना है कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है. कई सारे बच्चे क्या होता है उस चीज़ को फील नहीं कर पाते कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है. तो अगर हम रिलेट करें, कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द नंबर, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ real and imaginary. It is the combination of real and imaginary part. Okay, जैसे अगर हम कहें कि नॉर्मली क्या होता है, नंबर की बात करें तो होल नंबर, नेचुरल नंबर, देन रेशनल नंबर, देन कॉम्प्लेक्स नंबर. मीन्स नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर होता है, होल नंबर से बड़ा रियल नंबर होता है. देन ऑल दीज रियल पार्ट इज कंसिडर इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली हम जेड से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं या कभी कभी सी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम देखा जाए, रियल पार्ट ए प्लस आई बी, जेड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. इसका रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से होता है, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी. अगर हम बात करें ए हमारा क्या है, ए इज द real part of complex number, b is the imaginary part of complex number. ठीक है ना. जो ये i टर्म दिख रहा है, i टर्म, इसको बेसिकली अभी हम पहले समझ लेते हैं, देन वी कंसीडर दिस टॉपिक इन डिटेल्स. i is the iota, i is the iota. Every year 2 questions are coming from this concept iota. तो पहले क्या है ना, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल्स में कंसीडर करने से पहले हम आयोटा को समझेंगे, आयोटा एंड इट्स पावर कॉन्सेप्ट. आयोटा एंड इट्स पावर कॉन्सेप्ट. एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है बच्चे इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं. उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, वो कॉन्सेप्ट को ग्राफिकली भी कभी कभी रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते. क्वेश्चन फ्रेमिंग इज डिफिकल्ट बट द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्स इज वेरी इजी. आयोटा एंड इट्स पावर. आयोटा बेसिकली होता क्या, आयोटा इक्वल टू द अंडर रूट माइनस 1. दिस इज द ओनली वन कॉन्सेप्ट. अगर हम इसका अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर करते हैं देन माइनस 1. अगर हम क्यूब करते हैं देन आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं. और मुझे पता है आई स्क्वायर कितना होता है, माइनस 1 इंटू आई, मीन्स आई क्यूब कितना आता है, माइनस आई. आई टू द पावर 4, आई टू द पावर 4 करोगे तो 1 आ जाएगा. इसका मतलब ये है अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई 4, आई एज इट इज आई का पावर 1 प्लस आई स्क्वायर मुझे पता है माइनस 1 होता है, आई क्यूब कितना होता है, माइनस आई होता है, देन आई की पावर 4 1 होता है. दिस ऑल 4 टर्म एडेड देन कम्स इक्वल टू 0. इट मीन्स दिस कॉन्सेप्ट सेज consecutive power term of iota, conjugative power term of iota इक्वल टू 0. कहने के लिए सिर्फ एक लाइन है और इस कई बार क्वेश्चन फ्रेम कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. एक छोटी सी लाइन से कंजुगेटिव टर्म ऑफ आयोटा इक्वल टू 0. देख बेटा क्वेश्चन कैसे बनता है. आई टू द पावर 293 प्लस आई टू द पावर 294 प्लस आई टू द पावर 295 प्लस आई टू द पावर 296 डिवाइडेड बाई आई टू द पावर 364 प्लस आई टू द पावर
365 प्लस आई टू द पावर 366 प्लस आई टू द पावर 367। देख बेटा अभी मैंने पहले ही बताया था आई, मैंने अभी बोला था आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई टू द पावर 4, दिस ऑल 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ आयोटा इक्वल टू 0। तो वो जरूरी नहीं सिर्फ पावर 1 2 3 4 में, सिस्टमैटिक कॉन्जिक्यूटिव टर्म होने चाहिए। देख बेटा 293, इसका कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या है 294, इसका कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या है 295, देन 296। इट मीन्स दिस ऑल 4 टर्म्स आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म, मीन्स इक्वल टू 0। इसी तरीके से ये भी 0 हो सकता है, तो ऑप्शन भी दे सकता है आपको उसी तरीके से, ठीक है। आपको इसी चीज़ को समझना है, ओके। 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ आयोटा इक्वल टू 0। नाउ सेकेंड कॉन्सेप्ट, सेकेंड मैंने बोला आई की पावर 4 इक्वल टू 1 होता है, आई की पावर 4 इक्वल टू 1 होता है, आयोटा के टर्म में आई टू द पावर इक्वल टू 4 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अगर अब हम इस चीज़ को लेके बोलें, अगर मैंने बोला आई की पावर 8 तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 टू द पावर 4, मीन्स अब भी हमारा 1 है। अगर मैंने बोला आई का पावर 16, इट मीन्स आई की पावर 4 टू द पावर 4, अब भी हमारा कितना आ रहा है 1। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं इफ द आयोटा टू द पावर मल्टीपल ऑफ 4, इफ आयोटा टू द पावर मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 इक्वल टू 1, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके। ऑलवेज कितना होगा वैल्यू 1 होगा, ऑलवेज वो क्या होगा 1 होगा। तो देख बेटा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आई टू द पावर 298 प्लस आई टू द पावर 364 आई टू द पावर 346 इक्वल टू। इस क्वेश्चन को देख, अब सोचेगा मेरे को पता है इसको कैसे करना है। हमेशा एक चीज़, इस चीज़ को ध्यान रखना, जो 4 होता है मेरे को ये देखना है 298 टर्म इज द डिविजिबल बाई 4 और नॉट। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि लास्ट का जो 2 टर्म होता है, दिस लास्ट 2 टर्म इज डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं आई टू द पावर 4 टू द पावर 4 समथिंग अगर डिविजिबल होगा तो कितना होगा, कितना होगा। इसको बेटा 4 से डिविजिबल करके देख कितने टाइम्स जा रहा है, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, मीन्स आई टू द पावर 2 बचेगा यहाँ से। यहाँ पे देखेगा आई टू द पावर 4 टू द पावर समथिंग जो भी हो, मेरे को नहीं निकालना है, मुझे ये नहीं देखना है कि 298 कितने पावर से बन रहा है, बस ये देख आई टू द पावर 4 टू द पावर 4 पावर बन रहा है कि नहीं डिविजिबिलिटी रूल में। तो ये देखेगा ये 4 से डिवाइड करेगा ना, तो कितने जा रहा है, होल डिविजिबल हो रहा है, 4 1 जा 4 4 6 जा 24, ठीक है। ये होल डिविजिबल हो गया, इसका मतलब ये डिविजिबिलिटी 4 है। यहाँ बात करेगा आई, यहाँ देखेगा 4 होल टू द पावर 46, तो यहाँ देखेगा तो ये डिविजिबिलिटी बाई 4 देखेगा, तो लास्ट 46 इज डिविजिबल बाई 4, कितना बचेगा रिमेनिंग बचेगा आई की पावर 2। तो बेटा ये तो सारे के सारे टर्म 1 हो गए ना, ये 1 हो गए। यहाँ से आ गया आई स्क्वायर प्लस 1 प्लस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर मेरे को पता है -1 होता है, मीन्स आई स्क्वायर प्लस 1, अगर ये आई स्क्वायर को -1 में कन्वर्ट करेगा तो आई स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है -1 इज द आंसर। दिस टाइप क्वेश्चंस आर कमिंग एवरी ईयर, वन क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम ईयर, ओके। नाउ go on the topic, our topic is complex number। आयोटा को बेसिकली समझ लिया, मुझे किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, आयोटा की पावर को समझ लिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी कंसीडर इट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, ठीक है ना, a प्लस आई बी। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड किस तरीके से लिखते हैं, अगर मेरा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मेरा 0 है, इट मीन्स प्योरली रियल नंबर हम बोलते हैं, प्योरली रियल नंबर, ओके। अगर हम कहें रियल पार्ट ऑफ 0 बेटा प्योरली इमेजिनरी होगा, ओके। रियल पार्ट 0 मीन्स प्योरली इमेजिनरी। इफ imaginary part of the complex number is 0, it means purely real, okay. If imaginary part of the complex number is not equal to 0, then it is considered that complex number is the combination of real and imaginary।
रियल एंड इमेजिनरी बोथ का कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, एक एग्जाम्पल के तौर पे सोच के देख जरा, रियल पार्ट इक्वल टू 0 मीन्स प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी मीन्स एक मैंने नंबर लिया z इक्वल टू मैंने बोला 6i, z इक्वल टू 6i, इसमें क्या दे रहा है, इमेजिनरी रियल पार्ट दिख रहा है, नहीं है, क्योंकि रियल पार्ट यहाँ पे कितना हो गया, 0 है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिखा गया, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिखा गया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ प्योरली रियल की बात करूँ, प्योरली रियल में क्या इमेजिनरी पार्ट मेरा नहीं होना चाहिए, मीन्स ये पोर्शन हमारा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम बात करेंगे तो अगर हम बात करते हैं z इक्वल टू हमारा कितना होना चाहिए, कोई भी एक नंबर हो जो रियल हो, मान लेते हैं बेटा 5 एक मान लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, वो बोल रहा है कि दोनों के दोनों कंबाइन होने चाहिए, वो रियल पार्ट भी होना चाहिए, इमेजिनरी होना चाहिए। इट मीन्स इस तरीके से दोनों का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को मेरे को कंसीडर करना है। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 + 6i। अगर हम दोनों के दोनों नंबर को कंसीडर करते हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, देन इट विल बिकम द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कॉन्जुगेट में एक हमेशा चीज़ ध्यान रखना, कॉन्जुगेट is the complex number in which sign of imaginary part imaginary number बोलो या पार्ट बोलो, imaginary number is changed। अगर हम साइन ऑफ इमेजिनरी नंबर अगर चेंज कर देते हैं तो वो कॉन्जुगेट बन जाता है। अगर हम जैसे बात करें, बेटा ये हमारा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू a + ib, तो बेटा इसका कॉन्जुगेट अगर हम करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे को इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। इमेजिनरी पार्ट क्या हमारा ये है +ib, तो यहाँ कितना हो जाएगा a - ib। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द कॉन्जुगेट पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये हमारा कॉन्जुगेट बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को रिमाइंड रखना, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है उसको हम क्या कर देते हैं, चेंज, उसको हम क्या कर देते हैं, चेंज। तो बेटा एक चीज़ यहाँ पे देख, यहाँ पे अब मैं चीज़ें अगर करना चाहूँ इसी क्वेश्चन में, अब ये मेरा क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ये क्या है हमारा प्योरली इमेजिनरी नंबर। इस चीज़ को आगे मैं ग्राफ से कनेक्ट करूँगा, इसलिए बेटा ध्यान देना इस चीज़ को, अभी इस चीज़ पे ध्यान देना क्योंकि इसको मैं ग्राफ से कनेक्ट करना है आगे। देख पहले ये देख क्या लिखा है, z इक्वल टू 6 + i, प्योरली इमेजिनरी है। ओके, अगर हम इसका कॉन्जुगेट करते हैं, कॉन्जुगेट में मैंने 2 ही वर्ड लिखाए हैं, मैंने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का क्या कर देते हैं, साइन चेंज। तो ये कितना हो जाएगा, -6i होगा। ठीक है, अगर हम प्योरली रियल की बात करेंगे तो प्योरली रियल में अगर मैं बोलूँ, प्योरली रियल जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिया हुआ है, मान लो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल, इट मीन्स ओनली द रियल पार्ट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा तो नो एनी चेंज, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, तो ये 5 होगा, एज इट इज 5 हो जाएगा। तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेना चाहूँगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 - 6i। ओके, इसमें हो जाएगा हमारा 5 - 6i। ठीक है, अब देख प्योरली इमेजिनरी अगर होगा, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, z + z बार अगर ऐड करता हूँ तो इक्वल टू 0 आ रहा कि नहीं, इक्वल टू 0 आ रहा है। प्योरली इमेजिनरी नंबर इफ इन क्वेश्चन इज कंसीडर दैट इट दिस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज द प्योरली इमेजिनरी नंबर, देन दिस कंडीशन मस्ट बी फॉलो, ये कंडीशन मस्ट बी फॉलो होनी चाहिए, z + z बार इक्वल टू 0 होना ही होना चाहिए। ठीक है, अगर वो बोलता है प्योरली रियल की बात कर रहा है तो देख, प्योरली रियल के लिए अगर मैं z - z बार करूं तब भी देख बेटा इक्वल टू 0 आ रहा कि नहीं, ये कंडीशन। यहाँ से दूसरी कंडीशन ये हमारी निकल के आ रही की, ठीक है, प्योरली रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, प्योरली रियल एंड इमेजिनरी। अब हम ग्राफिकली देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब हम ग्राफिकली चेक करते हैं इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से हम करते हैं ग्राफ पे। जब भी हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं बेटा रियल एक्सिस, इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस, एंड वाई एक्सिस को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ओके, इमेजिनरी एंड रियल एक्सिस। अगर मैंने बोला मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a + i b,
ए इज द रियल पार्ट मीन्स ए इज द रियल पार्ट समथिंग, मान लो इस जगह कहीं है ये ए एंड 0, ओके। बी इज द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। बी मान ले बेटा ये कहीं है 0, बी, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर समथिंग यहाँ मीट कर रहा है, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड रिप्रेजेंटेशन इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी। अगर हम इसको ऑरिजिन से अगर देखें तो ये हमारा इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंटेशन आता है, जेड इज द, ये जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये जो मैग्नीट्यूड होता है इसको हम बोलते हैं मॉड ऑफ जेड। मॉड ऑफ जेड भी समझाएंगे। मॉड ऑफ जेड क्या होता है? मॉड ऑफ जेड इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। और बेटा बेसिकली है क्या मॉड ऑफ जेड? मॉड ऑफ जेड इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। देख ले बेटा भाई हो रहा कि नहीं। रियल पार्ट ऑफ जेड मैंने बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में कि वो हमारा ए है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है? बी है, ठीक है। अब ये जो हमारा रियल एक्सिस से, जो हमारा रियल एक्सिस से जो एंगल बना रहा है विद द मॉड ऑफ जेड की जो हमारी लेंथ है उसके साथ में जो हमारा एंगल बना रहा है, इसको हम बोलते हैं थीटा। इसको हम बोलते हैं थीटा। जो एंगल बनाता है, दिस थीटा एंगल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। इसी को हम बेटा आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन तो कभी हर साल कभी कभी रिपीट कर देता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर हम थीटा निकालेंगे, थीटा टेन थीटा जरा फाइंड करना है बेटा। टेन थीटा इक्वल टू कितना आएगा? ये साइड बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से थीटा कितना निकल के आया? थीटा हमारा निकल के आया थीटा इक्वल टू द टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ये हमारा थीटा निकल के आया, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो जो थीटा है मैंने पहले बोला, इस थीटा को हम क्या बोलते हैं? थीटा को हम क्या बोलते हैं? थीटा को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या है? इसी को हम बोलते हैं थीटा को। इसको हम बेटा बोल देते हैं टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ओके। यहाँ तक ध्यान रखना है, यहाँ तक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ मैं बता देता हूँ, कभी कभी क्या होता है क्वाड्रेंट में हम समझना पड़ जाता है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट if our complex number is lie in a first quadrant, then argument of z equal to the tan inverse mod of b by a, okay। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है, then argument z equal to pi minus tan inverse mod of b by a, ठीक है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, इन केस ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड ऑफ b बाई a। इन केस ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स b बाई a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्स नंबर कमिंग इन 2013 एनडीए फर्स्ट। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर? द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज माइनस जेड माइनस आई, वेयर आई इज आयोटा। ऑलरेडी कंसिडर एंड डिलीवर व्हाट इज आयोटा एंड विच टाइप क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द आयोटा, ओके। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए फर्स्ट में, ठीक है ना। अगर हम इसमें आर्ग्यूमेंट निकालना चाहेंगे, आर्ग्यूमेंट निकालना है, ठीक है बेटा। इसमें मेरे को क्या निकालना है? आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो देख सबसे पहले देख जेड का रिप्रेजेंटेशन माइनस आई माइनस आयोटा। जेड का रिप्रेजेंटेशन क्या है? माइनस आई माइनस आयोटा, ठीक है ना। इसमें रियल पार्ट क्या है? इसमें रियल पार्ट क्या है? माइनस आई। एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट माइनस वन, ठीक है। इसका मतलब हमारा ए कितना आ गया? माइनस वन। बी हमारा कितना आ गया? माइनस वन। अगर इसको ग्राफिकली बेटा रिप्रेजेंट करेगा, ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करेगा, ये मेरी क्या थी? रियल एक्सिस, ये मेरी क्या थी? इमेजिनरी एक्सिस,
ठीक है, ये रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस। अब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड द क्वाड्रेंट इन विच क्वाड्रेंट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाई। ओके, अगर देखेगा -1 इट मीन्स बोथ द नेगेटिव, बोथ साइन इज नेगेटिव। इन विच क्वाड्रेंट द बोथ साइन इज कमिंग नेगेटिव। इसमें बेटा क्या होता है, साइन प्लस कॉस माइनस। ओके, बोथ नेगेटिव बेटा इसमें आता है थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, इसमें क्या होता है, बोथ नेगेटिव। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें साइन आपका साइन थीटा नेगेटिव होता है एंड कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, साइन थीटा आपका पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा नेगेटिव होता है। इसमें बोथ पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से पढ़े होगे तो क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, मेरे को ये क्लियर हो गया कि मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ओके सर, ये तो मेरे को क्लियर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मान लेते हैं बेटा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ कुछ लाई कर रहा है, इस तरीके से लाई कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये जेड का रिप्रेजेंटेशन है -1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब मैंने हमेशा एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, जो आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड निकलेगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड जिसको हम बोला था थीटा, ये दिमाग में बिठा लेना। ऑलवेज कंसिडर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा मीन्स आर्गुमेंट ऑफ जेड, always consider from पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक्स एक्सिस से ही मेरे को कंसीडर करना पड़ता है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। मींस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अगर यहाँ से फाइंड करोगे तो बेटा मेरे को यहाँ से आना पड़ेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमारी यही है, यहाँ से आना पड़ेगा। जो यहाँ इतना एंगल बनेगा इसी को मैं बोलूँगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, इसी को हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो बेटा हमारे क्वेश्चन में ए और बी मेरे को पता है, ए और बी मुझे पता है। अगर हम बोलते हैं, अगर मैं कहता हूँ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मैंने बेटा लिखाया था इन केस ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था, -पाई प्लस थीटा, या फिर मैंने बोला था -पाई प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ बी बाई ए, यही बोला था कि नहीं, बी बाई ए यही बोला था कि नहीं। इट मीन्स -पाई प्लस tan इनवर्स मॉड b कितना है, -1, a कितना है -1, ये माइनस माइनस मॉड के अंदर तो वैसे भी प्लस हो जाते हैं। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, -पाई प्लस tan इनवर्स 1 बेटा होता है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, tan π/4 मीन्स पाई प्लस π/4, यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से निकल के आ गया बेटा -3π/4। ठीक है, अब देख बेटा ऑप्शन में दिए हुए थे हमारे, ऑप्शन में बोल रखा था हमारा 3π/4, 5π/4 इस तरीके से देन आपका दिया था -5/4 -5π/4 और एक लास्ट ऑप्शन दिया था नन। तो बेटा देख कई सारे बच्चे होंगे अगर निकाला होगा आंसर, किसी कहीं होगा 3π/4 आया तो उन्होंने वो लगा दिया होगा, इसको टिक लगा दिया होगा, बट -3π/4 इज द राइट आंसर। इट मीन्स नन इज द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड वन कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, equality of complex number. If we have two complex number Z1 and Z2, its Z1 representation is A1 plus I B1 and Z2 representation A2 plus I B2. Okay, Z1 and Z2 are complex number. Okay, अगर हम ये कहते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये स्टेटमेंट हमसे ये कहता है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 शुड बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2. ओके, नाउ सेकंड, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2. ओके बेटा, ए और बी जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा ध्यान रखना, जो हम लिखते हैं ना a प्लस आयोटा b, जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखते हैं, ये हमारा a और b जो होता है ना, a एंड b, दीज आर बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ये हमारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। बट जब आयोटा कनेक्ट हो जाता है वो हमसे ये कहता है कि अब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों एक साथ है, ठीक है ना, a एंड b बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ठीक है,
जब भी इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करेंगे तो हमारा ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, एक ये सेटिस्फाइड करेगा, मीन्स रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 इक्वल होने चाहिए। ऐसी तरीके से क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। दिस इज द क्वेश्चन, दिस टाइप क्वेश्चन कमिंग इन अ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, उसने बोला है कि 2 sin थीटा माइनस 2i cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3। ये क्वेश्चन गिवन है, वो ये कह रहा है कि ये जो 2 sin थीटा माइनस 2 आयोटा sin थीटा इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 है, इसका मतलब क्या है। मैंने पहले ही बोला था, आपको बता रखा कि Z1 इक्वल टू Z2 है, मीन्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ Z2 होगा, साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 होना चाहिए, तभी वो इक्वलिटी को दिखाएगा, इक्वलिटी को शो करेगा। ठीक है, इक्वलिटी को शो करेगा। ठीक है बेटा, तो इसका देखना जरा, रियल पार्ट इसका कितना है 2 sin थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा अगर बाहर लेते तो अंदर कितना बचा -2 cos थीटा। इसको तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से। ये इक्वल टू कितना है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, मीन्स जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसका रियल पार्ट क्या है 2 sin थीटा। ये हमारा कितना है, किसके बराबर होना चाहिए 1 के, क्योंकि सेकंड जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 उसका रियल पार्ट कितना है 1। एक कंडीशन ये फॉलो किया ना। सेकंड वन कंडीशन क्या होगा, सेकंड वन कंडीशन इमेजिनरी पार्ट का जो मेरा नंबर है -2 cos थीटा, ये इमेजिनरी नंबर, ये हमारा सेकंड इमेजिनरी का बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से मेरा फाइंड आउट होता है sin थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आया, cos थीटा इक्वल टू क्या निकल के आया -√3/2। ओके, sin थीटा इक्वल टू 1/2, sin थीटा इक्वल टू 1/2, इट मीन्स थीटा इक्वल टू कितना होगा, थीटा इक्वल टू कितना होगा, थीटा इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब π/6। एक तो बेटा π/6 हो गया। ठीक है, साइन थीटा इन 360 डिग्री 2 टाइम्स पॉजिटिव वैल्यू शो करता है, एक अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में देन सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में ये कितनी हो जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगी π-π/6। π-π/6 मीन्स एक तो मेरा π/6 आ गया वैल्यू, देन सेकंड क्या आ गया 5π/6। ये दो वैल्यू है, ये दो वैल्यू मेरी फाइंड होती हैं व्हेन 2 sin थीटा इक्वल टू 1। द इन केस ऑफ सेकंड cos थीटा इक्वल टू आ रहा है cos थीटा -√3/2। तो इसका मतलब ये cos थीटा की जो हमें वैल्यू मिल रही है वो cos थीटा नेगेटिव आ रहा है। cos थीटा किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, देन थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड थर्ड में होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करोगे, पहले तो ये देखो cos थीटा √3/2 कब होता है, कितने पे होता है, वैल्यू कितनी होनी चाहिए 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे ना। ओके, इसको मैंने लिखा cos π-π/3। ठीक है, π-π/3, ठीक है ना, π/6 होगा, सॉरी, क्योंकि ये π-π/6 होता है। ठीक है ना, 30 डिग्री पे देखा जाए ना तभी √3/2 होता है। तो एक देखो यहाँ से थीटा निकल के आया, कितना थीटा निकल के आया π-π/6 इक्वल टू आ गया 5π/6। तो एक तो मेरा यहाँ से निकल आया थीटा 5π/6। नाउ सेकंड अगर बात करें थर्ड क्वार्टर में जाएगा तो cos थीटा थर्ड क्वार्टर में कितना होगा, थीटा इक्वल टू π + π/6। ये कितना हो गया 7π/6, 7π/6। तो जब मैंने हाफ पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन अगर सॉल्व किया तो वहाँ से मेरे दो सॉल्यूशन निकले, एक π/6 एंड 5π/6। हाफ पोर्शन यहाँ सॉल्व किया, एक आया 5π/6 एंड 7π/6। अब ये जो हमारा जनरलाइज सॉल्यूशन की बात करेंगे तो बेटा दोनों का कंबाइन होना चाहिए, दोनों का कंबाइन होना चाहिए, मतलब इस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए, देन हाफ कंडीशन इक्वलिटी की जो ये है इसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने का मतलब रियल पार्ट की कंडीशन को सेटिस्फाइड करना, देन यहाँ क्या है इमेजिनरी पार्ट की कंडीशन को सेटिस्फाइड करना। अगर दोनों को अगर कंबाइन करके देखोगे तो बेटा एक कॉमन आ रहा है 5π/6, ये कॉमन आ रहा है। दिस ओनली वन इज द सॉल्यूशन ऑफ माई क्वेश्चन, यही एक सॉल्यूशन होगा। कंबाइंड लेना है, देख बेटा और बाकी कहीं कंबाइंड हो रहा है, अगर इसमें π/6 है तो यहाँ नहीं है, वहाँ 7π/6 है तो यहाँ नहीं है, एक ही सॉल्यूशन दिख रहा है। तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकल के आता है थीटा इक्वल टू 5π/6। ओके, दिस इज द क्वेश्चन कमिंग इन 2016 NDF फर्स्ट। लेट Z1, Z2 and Z3 with a non-zero complex number satisfied this given condition Z² equal to iota Z bar. Z bar is the conjugate number of the conjugate
ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको ये बताना है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना। 2016 में क्वेश्चन आया हुआ। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो मेरे को क्या देखना है, मेरे को ये देखना है Z1 Z2 Z3 क्या आ रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं मेरे को पता है Z इक्वल टू मेरे को पता है x प्लस आयोटा वाई भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x प्लस आयोटा वाई रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कॉन्जुगेट ऑफ Z कितना होता है, कॉन्जुगेट ऑफ Z कितना होता है x। मैंने पहले ही बोला कॉन्जुगेट जब भी पार्ट लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, ओके। अगर हम Z स्क्वायर करेंगे तो मतलब x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू आयोटा, कॉन्जुगेट लोगे तो बेटा x माइनस आयोटा वाई करोगे, ठीक है ना। अगर इसका होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो x स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x एंड आई वाई इक्वल टू आयोटा, इसको भी ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं तो आई एक्स माइनस आई स्क्वायर देन वाई, ठीक है। और मुझे पता है आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। अभी आयोटा का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उस आयोटा के बारे में, तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। यहाँ से मेरे को पता चला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ कितना आया प्लस आयोटा अगर बाहर लेते हैं 2x वाई, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया, इक्वल टू कितना होगा आई स्क्वायर -1। तो यहाँ से तो बेटा y, ये वाला y टर्म इधर लिख लिया, यहाँ कितना है प्लस आयोटा x, इतना टर्म बेटा सॉल्व होकर हमारा आता है। और मैंने अभी बताया था इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, मैंने क्या बताया था, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ में क्या करते हैं, इक्वलाइज, एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वलाइज करते हैं। तो वहाँ से हमारा क्या निकला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा फाइंड होकर आता है y, एक टर्म हमारा ये आ गया, ठीक है। एक आता है 2x वाई इक्वल टू मेरा आ गया x, ठीक है। हाँ जी सही है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया बाई, ठीक है ना, इतना फाइंड होके आ गया। अब बच्चा एक चीज़ देखना, यहाँ से अगर मैं x को लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो 2x बाई माइनस एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से अगर x को कॉमन लिया तो क्या हो गया 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। 2x वाई इक्वल टू, ठीक है, ओके। तो बच्चा एक चीज़ देखो, यहाँ से मेरा एक फाइंड होके निकला, यहाँ से निकला x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू कितना आया 1/2, x इक्वल टू 0 आ गया, y इक्वल टू कितना आया 1/2, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो मुझे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, चेक करते हैं, चेक करो बेटा। अगर मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया, x इक्वल टू 0 पुट किया तो मेरा ये क्या हो गया 0 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो ये क्या हो गया, अगर देखा जाए वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 है, अगर y को कॉमन लेते हो तो अंदर कितना आता है y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा एक तो y इक्वल टू 0 आता है, एक y इक्वल टू -1 आता है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पुट करने पे मेरे को y इक्वल टू 0 मिल गया, x इक्वल टू 0 पुट करने पे y इक्वल टू मेरे को -1 मिल गया। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब y इक्वल टू 1/2 पुट कर बेटा, y इक्वल टू 1/2 अगर पुट करेगा, ये तो x इक्वल टू 0 की कंडीशन हो गई। अगर हम y इक्वल टू 1/2 पुट करते हैं, y इक्वल टू 1/2 पुट करते हैं तो इसमें पुट करो जरा, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का 1/4 इक्वल टू 1/2 हो गया। तो यहाँ से बेटा अगर निकालेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1/2 प्लस 1/4, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 3/4। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो x इक्वल टू निकल के आएगा प्लस माइनस √3/2, ये निकल के आया x इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। तो मेरा अब मैं ये कह सकता हूँ जब अगर y इक्वल टू 1/2 होगा तो मेरा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2, ठीक है। जब y की वैल्यू मेरी 1/2 होगी तो हमारी x की वैल्यू कितनी होगी माइनस √3/2। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, मान सकते हैं, 2016 में आया था। ये जो वो आते हैं ना, एक साथ में 2-3 क्वेश्चन आते हैं, उसी में से एक है, मतलब कि एक साथ एक दे दिया जाएगा क्वेश्चन, उसमें रिलेट कर देगा ABC, 3 क्वेश्चन फ्रेमिंग कर देता, सब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है ना, उस टाइप का क्वेश्चन था। थोड़ा टाइम टेकिंग था, अगर पेशेंस के साथ की होती तो आंसर जरूर आ जाता, ठीक है। देखो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, एक मेरा यहाँ से ये निकला स्टेटमेंट जो हमारा सॉल्यूशन का, और सेकंड x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू -1। थर्ड मेरा निकला जब y इक्वल टू 1/2 है तो x इक्वल टू √3/2, y इक्वल टू 1/2 तो x इक्वल टू माइनस √3/2। तो ये हमारे 4 कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आते हैं। अगर सॉल्यूशन की बात करोगे, सॉल्यूशन की अगर बात करोगे, अगर मेरा z स्क्वायर इक्वल टू i z वार मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ z, अगर ये दिया हुआ इसका अगर पूछे आपसे
क्वेश्चन में अगर पूछता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करोगे ना तो यहाँ पे 4 नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। बट आपसे क्वेश्चन में बोला क्या है, इस चीज को भी ध्यान दो। आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है Z1 Z2 Z3 बी द नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मीन्स ये वाला तो कंडीशन मेरे को लेनी नहीं है। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स ये तो होगा ही होगा नहीं, ये वाला तो हो ही नहीं सकता है, या फिर जीरो बोल लो, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो नॉन जीरो कंडीशन एक ये है हमारी, एक ये हमारी, ये है। तो इन तीनों में अगर बोलें, अगर इस चीज को अगर मान लेते हैं तो यहां से बेटा अगर Z1 फाइंड करोगे ना, Z1 हमारा क्या आ गया, Z1 हमारा यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, ठीक है। एक Z1 मेरा आया x अगर 0 है तो 0 प्लस आयोटा, यहाँ बाई कितना है -1 है ना, -1 पुट कर दिया। तो यहाँ से मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकल गया है Z माइनस आयोटा, ठीक है, Z1 मिल गया। देन Z2 की अगर बात करोगे तो x मेरा कितना है √3/2 प्लस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट कितना है 1/2, इमेजिनरी पार्ट कितना है 1/2। तो यहाँ से अगर मेरा देखा जाए तो वही है सेम, चलो यही है, Z2 भी मिल गया। Z3 की बात करोगे, Z3 आपका कितना निकल के आता है, Z3 भी -√3/2 प्लस आयोटा 1/2। तो मेरा ये 3 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स पार्ट फाइंड होते हैं, ठीक है, Z1 Z2 देन Z3, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर मैं तीनों को ऐड करता हूँ, क्वेश्चन यही बोल रहा था Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, अगर तीनों को ऐड करेगा बच्चा Z1 प्लस Z2 देन Z3, तो देख बेटा यहाँ से तो माइनस आयोटा पहले से Z1 से मिला, देन √3/2 प्लस आयोटा/2, इसको करेगा -√3/2 प्लस आयोटा/2। तो देख √3 से ये कट गया और i/2 आई हो जाएगा, देन सारा का सारा कट के इसका सॉल्यूशन कितना आता है 0। 0 इज द सॉल्यूशन, 0 इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते हैं, ठीक है ना। आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये दो पॉइंट एक ऐसे हैं, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, आपसे पूछेगा फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। कभी कभी बोलता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, एक नया टर्म और ये यूपीएससी यूज करती है इस एग्जाम में, जैसे एम्पलीट्यूड। तो बेटा ये कोई वर्ड नहीं, ये सिंपल सा, ये जब भी एम्पलीट्यूड कंसीडर करें, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इट मीन्स ही वांट टू आस्क अबाउट द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के बारे में ही पूछ रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इन दो वर्ड्स में। लेकिन जब भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करें तो बेटा जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू होती है, दिस वैल्यू इज ऑलवेज लाई बिटवीन -π to π के बीच में बेटा लाई करती है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट वैल्यू ऑलवेज लाई इन बिटवीन -π to π। -π to π का मतलब क्या है, -π to π का मतलब क्या है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी वैल्यू लाई कर सकती है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट वैल्यू ऑलवेज लाई इन बिटवीन दीज टू क्वाड्रेंट। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं आर्गुमेंट की, तो आर्गुमेंट की वैल्यू किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकती है, वो हमारी फर्स्ट में भी हो सकती है, सेकंड में भी हो सकती है, थर्ड में भी हो सकती है, फोर्थ में भी। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या आती है, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड बेटा कंफ्यूज मत होना, दीज बोथ वर्ड्स आर सेम, ये दोनों वर्ड्स क्या है, सेम है। इसमें सबसे खास वाली बात क्या आती है, आपका आर्गुमेंट वैल्यू, आर्गुमेंट ऑफ Z may be more than 1 वैल्यू हो सकती है। आर्गुमेंट ऑफ Z की वैल्यू मोर देन 1 हो सकती है, बट प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z इज ओनली 1 वैल्यू, इज ओनली 1 वैल्यू, ये ओनली 1 वैल्यू होती है। और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, -π से π के बीच में, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में। आर्गुमेंट ऑफ Z में भी मोर देन 1 वैल्यू, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझाना चाहें, जैसे बेटा देख, मान ले एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर Z, वो हमारा एंगल बना रहा है 120 डिग्री, 120 डिग्री बना रहा है। हम हमेशा एक चीज़ ये कहते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ Z जो होता है, आर्गुमेंट ऑफ Z होता है वो पॉजिटिव x एक्सिस से विद द कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में जो हमारा एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं ऑलवेज कंसीडर पॉजिटिव x एक्सिस से, ठीक है। तो बेटा ये मान ले 120 डिग्री का एक एंगल बना रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर एक, मान लिया, तो क्या पॉजिटिव x एक्सिस से इस साइड से भी तो एंगल तो बना रहा है इसके साथ में, ये
इधर से भी एक एंगल बना रहा है। अगर देखिएगा ये मेरी अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, ठीक है ना, यहाँ से एक एंटी क्लॉकवाइज भी 120 में जा रहा है, और अगर क्लॉकवाइज की बात करेगा तो 240 डिग्री का बना रहा है। तो बेटा ये दोनों के दोनों तुम्हारे आर्गुमेंट हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन में जैसे ऑप्शन ए में दिया है 120, ऑप्शन बी में दिया है 240, आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर पूछ रहा है, ऑप्शन सी में अगर दिया है 120 एंड 240, एंड ऑप्शन डी में दिया हुआ ना, तो बेटा देख, अगर आपसे अगर बोले कि मेरे को ये बताओ आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के। जैसे अगर मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया आर्गुमेंट ऑफ जेड, अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 120 तो आर्गुमेंट आंसर निकल के आ गया तुम्हारा, ठीक है। लेकिन आपने ये रियलाइज नहीं कर पाया कि भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 240 का भी एक बन रहा है, तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए था? आपका ऑप्शन होना चाहिए था क्या? सी इज द राइट आंसर लाइक दिस क्वेश्चन इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड तो बेटा तुम्हारे 2 हो गए, क्लियर है कि नहीं? 120 भी हो सकता है, 240 भी हो सकता है, मीन्स मोर देन 1 हो सकता है आर्गुमेंट। अगर बात करेगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात, अगर मान ले यही क्वेश्चन है, इसी टाइप का अगर मेरा क्वेश्चन है, अगर आपसे बोलता है फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, आपको पता है थीटा की वैल्यू पता है, थीटा 120, आपसे बोला प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की अगर बात की, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर बात करते हैं, तो मान लिया बेटा, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड मैंने पहले ही बोला माइनस पाई से पाई के बीच में ये वैल्यू लाई करती है, ठीक है ना। तो देख बेटा, माइनस पाई से पाई के बीच में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू लाई कर रही है? ओनली वन वैल्यू, 120 डिग्री का। तो बेटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट की अगर बात करोगे तो आपको कितना आएगा? 120 डिग्री। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाकी और भी कंटेंट है रिगार्डिंग टू द मैथमेटिक्स, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बाकी और भी पार्ट्स हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि इससे बेहतर कुछ और भी कंटेंट चाहिए अदर सब्जेक्ट के, तो आप सबके कमेंट करके बता सकते हो ना, तो उसको हम कंसीडर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। बाकी इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।